हाँ, बेसिक्स। आज हम ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। एक जो चैप्टर भी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट वुड बी इजी चैप्टर, स्टार्टिंग विद अपने सब्जेक्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ECIPL। अब ECIPL इस सब्जेक्ट में ना बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज हैं जो हम इंडेक्स से चेक करेंगे। अब ये वाला सब्जेक्ट ना आपका काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फॉरेन लॉ से रिलेटेड है, जो बहुत मोनोटोनस लग सकते हैं, काफ़ी लेंदी लग सकते हैं, लेकिन बाकी सारा जो भी सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आजकल का पैटर्न क्या है, केस लॉ बेस्ड पैटर्न है। तो आपकी जितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतना बेटर होगा आपके लिए। ECIPL इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। स्टार्टिंग विद हमारा जो बाइफर्केशन है इसमें ना दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में अपने टोटल 14 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में अपने 15 से लेके 20 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 आपका 40 मार्क्स का है और पार्ट 1 आपका 60 मार्क्स का है। तो आपको वेटेज देख के ही समझ आ रहा होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। भाई पार्ट 2 के चैप्टर देखो, कितने कम चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, और यहाँ पे टोटल 14 चैप्टर्स हैं और 60 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अपने ना ये वाला कंटेंट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि इनमें 40 मार्क्स अपने में जितना ज़्यादा स्कोर कर सके उतना स्कोर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अलग अलग जो हम इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लास्ट 3 टाइप के लॉ हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। अब लास्ट वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पूरा का पूरा हमारा पार्ट बी है, सेकंड वाला पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से ही डील करता है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा IPR। IPR क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ, राइट्स। ओ वाह, मैं तुम लोग एक्रोनिम बता रहे हो। ओके, एक्रोनिम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब IPR का मीनिंग क्या होता है? ये तो एग्जाम्पल हो गए पेटेंट। मीनिंग इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से रिलेटेड, हम माइंड को क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट। माइंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी असेट जो हमने माइंड से बनाई है, अपना माइंड यूज करके बनाई है, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब माइंड यूज करके क्या क्या चीजें होती है? अगर मान लो आपने कोई बुक लिखी तो वो आपका खुद का क्रिएशन है, क्रिएटिव वर्क है। आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया, कोई फिल्म बनी, कोई भी ड्रामेटिक चीजें हुई, सिनेमाटोग्राफ हुआ, तो दीज आर ऑल व्हाट? क्रिएशन ऑफ माइंड। आपने बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नया इन्वेंशन किया, जैसे कि राहुल गांधी ने क्या इन्वेंशन किया था? मशीन से आलू डालो और सोना निकलेगा। अगर एक्चुअली में वो होता तो उसमें उनको क्या मिलता? इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलता। बट वो हाइपोथेटिकल, उतना ही ठीक है, हाइपोथेटिक ही अपना एग्जाम्पल रहने देते हैं। Which batch? ET, okay. Just a second. बहुत सेकंड लोगों से चुप नहीं कहा जाता। हाँ, वो 18 नवंबर बैच स्टार्ट हो गया। नहीं, अभी तो 5-6 उतना ही हो रहा है, क्योंकि रीज़न बीइंग नवंबर के लिए ना अभी से इतने ज़्यादा इनरोलमेंट्स नहीं आते वो, क्योंकि नवंबर के लिए अभी काफ़ी टाइम पेंडिंग है अपने पास। तो इनरोलमेंट्स 2 बार आते हैं नवंबर के लिए। स्टार्टिंग विद अपना वी वर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थिंग। तो पहले हमने देखा पेटेंट किसके लिए मिलता है? कोई भी आप प्रोडक्ट नया बना रहे हो या नया प्रोसेस बना रहे हो, उस प्रोडक्ट या प्रोसेस के इंडस्ट्रियल इम्प्लीकेशन के लिए या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आपको पेटेंट मिलता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेड से रिलेटेड मार्क। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कोई भी कंपनी का ब्रांड होता है। अगर ब्रांड है तो ब्रांड का कोई भी इमेज, अब इमेज किस फॉर्म में हो सकता है?
लेटर्स हो सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई फिगर हो सकते हैं। ऐसा कोई भी मार्क जो आपके बिजनेस को रिजेंबल करता है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट का अलग से मार्क है वो येलो कलर का, पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, प्यूमा हो गया, नाइकी का वो टिक मार्क। तो ये सारे क्या है, आप खाली मार्क देख के पहचान जाते हो कि कौन सा ब्रांड है। तो ये होते हैं अपने ट्रेडमार्क। सारे के सारे ब्रांड्स के डिस्टिंग्विश ट्रेडमार्क होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रेडमार्क एक्ट में रिकॉग्निशन लेते हैं। तो दैट इज अनदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। नेक्स्ट आता है अपना कॉपीराइट। कॉपीराइट कौन सी चीज़ों पे मिलता है? म्यूजिक्स के लिए, आप अगर पेंटिंग बना रहे हो उसके लिए, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक वर्क, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो अपने को प्रोटेक्शन मिलता है दैट इज नोन एज कॉपीराइट। अब नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। जीआई या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किस चीज़ के लिए होता है? स्टेट में वही पर्टिकुलर गुड्स। हाँ, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ से वो गुड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन बताने के लिए उसको मिलता है जीआई का टैग। जैसे कि अगर एप्पल्स कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्पल, तो वो कश्मीरी एप्पल का जीआई टैग मिल जाएगा उनको। जैसे कि अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, नागपुर का क्या बिलोंग करता है? ऑरेंजेस नागपुर से बिलोंग करते हैं। पश्मीना शॉल कहाँ से बिलोंग करती है? कश्मीर से। पश्मीना किसका नाम है? कश्मीर में कोई प्लेस नहीं है, ना ही पश्मीना शॉल का नाम है। पश्मीना शीप है और उसका जो स्पेशल वूल यूज़ होता है उसको हम पश्मीना शॉल में यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ है, ये स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करती है। तो जिस एरिया से बिलोंग कर रही है उसका वहाँ पे टैग देना ज़रूरी है। देखो दिक्कत ये आ रही थी ना कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया की काफ़ी सारे स्पाइसेस, ये जो चावल है, ग्रेन्स है, ये बहुत यूज़ होते हैं क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोगों को जो चीनी मिल रही है वो ना एकदम सी ग्रेड की क्वालिटी की जो हम चीनी खा रहे हैं। एक्चुअली में जो चीनी एक्सपोर्ट हो रही है ना, वो आप देखोगे इतनी क्रिस्टल क्लियर शुगर, इतनी हाई क्वालिटी की शुगर। तो बाहर जो भी इंडिया की चीज़ें जा रही है वो टॉप नॉच जा रही है। फिर क्या हो रहा था, बाहर की कंट्रीज़ में दूसरी कंट्री ही क्लेम कर रही थी कि ये हमारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ जहाँ की है उसको रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि हम अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट को लेबल करेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से हुए हैं ये प्रोडक्ट, उनको रिकॉग्निशन पहुंचाने के लिए। तो वो जो ओरिजिन का टैग होता है उसको हम बोलते हैं जीआई। नेक्स्ट आता है डिजाइन्स। अब डिजाइन किसके रिलेटेड है? डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एस्थेटिक्स के लिए। जैसे कि अगर आप मिरिंडा की बॉटल को देख रहे हो तो मिरिंडा की बॉटल का स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है। और अगर आप थम्स अप की बॉटल को देख रहे हो तो क्या आप बॉटल देख के बिना उसके रैपर को देखे क्या आप पहचान सकते हो कि ये थम्स अप की बॉटल है और ये मिरिंडा की बॉटल है? मिरिंडा की बॉटल का डिज़ाइन क्या होता है? ना कलर्स और कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक दिस शेप, ये मिरिंडा है। मतलब अपना देख के पहचान सकते हैं कि ये बॉटल किसकी है। तो ये स्पेसिफिक क्या है, मिरिंडा का स्पेसिफिक बॉटल का डिज़ाइन है। अब यही सारे डिज़ाइंस ना काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे अगर आप लोगों को बाइक्स में इंटरेस्ट है तो बाइक्स में क्या होता है, अपना अगर ब्रांड भी नहीं दिखा रहे तो आप समझ जाओगे ना कौन सी रॉयल एनफील्ड है, कौन सी पल्सर है, सिर्फ और सिर्फ क्या देख के, डिज़ाइन को देख के। तो डिज़ाइन के लिए भी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है कि हमारी जो डिज़ाइन है वो कोई दूसरा कॉपी ना कर ले। अब सारे डिजाइन को प्रोटेक्शन नहीं मिलता। सपोज आपने एक कप बनाया, अब आप बोल रहे हो कि ये कप, इस डिजाइन का कप तो मैं ही बना रही हूँ तो इसको प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना एस्थेटिक्स को प्रोटेक्शन मिलता है, फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्शन नहीं मिलता कि आपकी डिजाइन देखने में दूसरी डिजाइन से अलग कैसे है। जैसे कि आप लोगों ने वो बिल्डिंग देखी होगी, शेल बिल्डिंग, शेल वीआईपी रोड पे है ना, शेल शेप में बिल्डिंग है। हाँ भाई गूगल पे एक बार सर्च कर दो। क्या हुआ? इसके अलावा ओके, शेल बिल्डिंग हम लोगों ने नहीं देखी। नहीं, वो मैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बेसिस पे बोल रही थी। तो डिज़ाइंस कोई भी चीज़ों पे मिल सकती है क्या? भाई देख ली,
ठीक है, बाद में देख लेना सर्च करके। अब डिज़ाइन मतलब कोई भी चीज़ एस्थेटिकली दूसरी चीज़ों से कैसे अलग है, तो वहाँ पे ना अपने अगर कोई चीज़ बहुत अलग है तो हम उसके लिए डिज़ाइन क्लेम कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और एक अपना चैप्टर आता है बेसिक इंट्रोडक्शन का। इस चैप्टर को अपने को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स में और डिटेल में ऑलरेडी बात हुई होती है। तो ये 5 चैप्टर्स, जो टेक्निकली 6 दिख रहे हैं लेकिन 5 है, 5 चैप्टर का वेटेज 40 मार्क्स है। इनमें अपने केसेस किस टाइप के आते हैं, केस लॉ बेस्ड आएंगे। आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट मत करना। ज्यादातर पेपर किस टाइप का होता है, 40% डायरेक्ट क्वेश्चन है, 60% आपका केस लॉ बेस्ड है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में 1 से लेके 7 चैप्टर तक पूरा का पूरा फॉरेन लॉज है। अब फॉरेन लॉज की इतनी ज़रूरत क्यों है, देखो आपने एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। बाहर से कोई इंडिया में आ रहा है तो वो इंडिया में करेंसी एक्सचेंज करवाएगा। आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है इंडिया के बाहर अगर आप इन्वेस्ट कर। एक टाइप की इन्वेस्टमेंट एफपीआई क्या होता है, बाहर वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैसे ही इंडिया के लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे चैप्टर का कंटेंट अपना चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक होगा फॉरेन लॉज। फॉरेन लॉज ऐसा इस टाइप के चैप्टर्स है। कुछ चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन कुछ चैप्टर्स अपने लिमिट्स के साथ है और थोड़े लेंदी चैप्टर्स है। तो हर एक चैप्टर ना इंडिविजुअल में अपने आप सिंगुलर चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा नहीं तो दूसरे चैप्टर का कोई लिंक नहीं रहेगा। सारे के सारे चैप्टर इंडिविजुअल में हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस टाइप के चैप्टर है, कोई भी लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग विद फॉरेन लॉ लेंदी है, थोड़ा ड्राई लगेगा, लेकिन फॉरेन लॉज आपको अच्छे से अटेंड करना है क्योंकि अगर एक चैप्टर चल रहा है, आपने पिछली वाले उस चैप्टर की क्लास अटेंड नहीं की ना तो नेक्स्ट वाले टाइम आपको समझ नहीं आएगा। तो फॉरेन लॉज अच्छे से अटेंड करने हैं। 1 से लेके 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। पहला वाला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर। इसमें क्या होता है, अपने 2 टाइप के अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उनके रिलेटेड ट्रांजेक्शन कि बाहर से पैसा कौन कौन सी चीजों में आ सकता है, इंडिया से पैसा करंट या कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे जा सकता है बाहर, वो अपना चैप्टर होगा फर्स्ट। सेकेंड चैप्टर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो कौन कौन से सेक्टर्स में आ सकता है, कितना % आ सकता है, क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है। थर्ड आता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सी टर्म्स और कंडीशन है जिसको देख के हमें इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये जो पैसा आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पैसा ना इक्विटी के फॉर्म में आता है। आप बाहर से उधार लेके आ रहे हो, वो हम देखेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में कि आप अपने बिजनेस के लिए बाहर से उधार लेके आ रहे हो, डेट फॉर्म लेके आ रहे हो। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एफटीपी। ये किसके लिए होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। आज गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है कि इंपोर्ट को बढ़ाना या एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। उसके लिए ना गवर्नमेंट हर 5 साल में अलग अलग पॉलिसीज लॉन्च करती है और उन पॉलिसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उसमें ना एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स होते हैं, अलग अलग ड्यूटी ड्रॉबैक्स होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एक्सपोर्ट को बेनिफिट करती है। तो वो हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है लॉ रिलेटेड टू सेस। सेस वर्ड आया हुआ है आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट में। सेस क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मीनिंग इंडिया का ही पार्ट है लेकिन हम उसको एज अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन ट्रीट करते हैं। और वो पार्ट किसके लिए होता है, गवर्नमेंट एक एरिया डिसाइड करती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है और वो पार्ट में जो भी कंपनीज इंडस्ट्रीज लगाती हैं उनको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव्स मिलते हैं। क्योंकि मेन गवर्नमेंट क्या करती है, सेस एरिया से जो भी इंडस्ट्रीज होती है उससे एक्सपोर्ट करवाना चाहती है गवर्नमेंट। तो सेस होता है इंडिया की टेरिटरी होती है लेकिन हम उसको एज अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन ट्रीट करते हैं। तो अगर सेस बना है तो उसके रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्री वहां पे काम कर सकती है, क्या क्या लॉज हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में।
नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7, लॉ रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अब अगर मान लो कोई भी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी मान लो, अगर यहाँ पे हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस को बाहर की कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है, डोनेशन दे रही है, तो क्या ये बेनिफिशियल है या एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे लिए रिस्की हो सकता है? अगर रिस्की हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और अगर बेनिफिशियल है तो किस लिए बेनिफिशियल है? देखो ये सारी चीजें ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिस्की हो सकती है। जो भी बाहर की पार्टी है, जो भी बाहर का पर्सन, अब मान लो एलॉन मस्क फॉर एग्जांपल, ऐसा होना नहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एलॉन मस्क ना कांग्रेस को बहुत सारा मिलियन ट्रिलियन में डोनेशन दे रहा है। अब एलॉन मस्क को अगर मान लो इंडिया में कंपनी सेटअप करनी है, तो क्या ये बाहर के लोग फ्री में ही डोनेशन दे देते हैं या उनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ होता है? सबके पीछे ना इंटेंट होता है। दीज आर वेरी श्रूड बिजनेसमैन। अगर ये डोनेशन दे रहे हैं और इनको अगर मान लो इंडिया में फ्यूचर में कंपनी स्टेब्लिश करनी है, तो उस टाइम ना ये कांग्रेस से फेवर मांग सकते हैं कि आप अब हमें यहाँ पे हेल्प करो कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए। तो वहाँ पे कांग्रेस क्या होगी, फेवर के तले दब जाएगी और सामने वाले की हेल्प करनी पड़ेगी, भले उनका मोटिव सही हो या नहीं हो एलॉन मस्क का। तो यहाँ पे अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो जाता है कि बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से डोनेशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कितने एक्सटेंट तक हम परमिट करें और किसके बाद हम रिस्ट्रिक्ट करें, वो पूरा का पूरा चैप्टर होता है अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। समझ आया मेन मोटिव क्या है इस चैप्टर का, कि बाहर से कोई भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन आ रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो हमारे लिए नुकसानदेह ना बन जाए, तो उसके लिए हमें लिमिट और रिस्ट्रिक्शन देखने पड़ते हैं। ये हो गए पूरे के पूरे फॉरेन लॉ से रिलेटेड 7 चैप्टर्स। ये अपना कंटेंट कवर करते हैं 25 मार्क्स जितना, 20 to 25 मार्क्स जितना, और ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है बट पेपर पैटर्न को नोटिस करते हुए। और ये चैप्टर्स ना लेंदी हैं बट इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे ज़्यादातर। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर्स में ना आपका लगभग 40 मार्क्स जितना कंटेंट कवर होता है, और यहाँ पे ना केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको लॉज, रूल्स या प्रोसीजर अप्लाई करके बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से, लॉ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड सुना है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, अपने अगर हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोले कि अपने मनी को सर्कुलेट करके ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो यहाँ पे विजय माल्या और नीरव मोदी ने किया था, दैट वाज अ क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो हम ये सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब, इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, ऑफेंडर मतलब जिसने गलती की है। फ्यूजिटिव का क्या मतलब होता है? जो अपनी कंट्री छोड़ के भाग गया है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट आया था, जो अपना नीरव मोदी वाला केस हुआ था ना, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ने पीएनबी बैंक के साथ फ्रॉड किया था। सबको केस के बारे में थोड़ा बहुत पता है? बेसिक केस में क्या हुआ था, कुछ आइडिया? देखो, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दे वर डायमंड मर्चेंट्स, और दे वर बहुत ऐसा हाई लेवल पे डायमंड मर्चेंट की ट्रेडिंग कर रहे थे वो लोग। तो हुआ ये था कि उन लोगों को ना इंडिया के बाहर से काफ़ी डायमंड्स मंगाने होते थे। तो जब भी एक बार हम वो थोड़ा बेसिक में डिस्कस कर सकते हैं, केस में हुआ क्या था। स्टार्टिंग विद ओके, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये डायमंड मर्चेंट थे। इनको ना इंडिया के बाहर से डायमंड्स मंगाने होते हैं। अब जब आप बाहर से इंपोर्ट कराते हो तो अपने को दिक्कत क्या आती है कि बाहर का बंदा अपने को नहीं जानता और हम भी उनको नहीं जानते। तो बाहर का बंदा क्या कहता है कि पहले आप पेमेंट करो फिर मैं आपको डायमंड्स दूंगा। आप इधर क्या कहते हो, पहले आप डायमंड्स दे दो, हम आपको पेमेंट कैसे करें, हम तो आपको जानते ही नहीं। तो दोनों के बीच में ना ट्रस्ट नहीं होता। इसके लिए बीच में क्या आती है, बैंक्स आती हैं। अब बैंक एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पर्सन है, हम सपोज यहाँ पे नीरव मोदी का एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे मान लो यूएसए की कोई कंपनी है। अब नीरव मोदी ना पीएनबी बैंक के पास गया।
अब नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक से बोला कि आप हमारे बिहाफ पे गारंटी ले लो, आप इनको बता दो कि जब ये डायमंड्स दे देंगे तो हम इनको पैसे दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज को गारंटी मिल गई क्योंकि बैंक इन्वॉल्व था। इस पार्टी के लिए क्या बेनिफिशियल हो गया कि इनको तुरंत पैसे नहीं देने पड़े, जब इनके पास डायमंड्स आ गए तब ये पैसे देंगे। और इस पार्टी को सामने वाली पार्टी पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब कंट्री का इतना बड़ा बैंक इन्वॉल्व है और वो बैंक बोल रहा है कि ये पार्टी पैसे दे देगी, अगर ये नहीं देगी तो मैं पैसे दे दूंगी, तो यहाँ पे इस पार्टी को भी ट्रस्ट हो गया। तो ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं LOU, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब पीएनबी बैंक सामने वाली कंपनी को अश्योरेंस देगा कि मैं पैसे दे दूंगा, तो इसी को हम बोलते हैं कि पीएनबी बैंक ने LOU दे दी यूएसए की कंपनी को। यहाँ तक बेसिक अपने को समझ आया? ठीक है। हुआ क्या था, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन था, नीरव मोदी वॉज इम्पोर्टर और यूएसए की कंपनी वॉज एक्सपोर्टर। इन दोनों में पेमेंट के रिलेटेड ट्रस्ट नहीं था। सामने वाली पार्टी बोल रही थी आप पहले पेमेंट करो, नीरव मोदी बोल रहा था पहले हमें डायमंड्स दो, तो उसके लिए बैंक इन्वॉल्व हुआ बीच में। अब ये पीएनबी बैंक नीरव मोदी के बिहाफ पे गारंटी ले रहा है, तो बैंक अगर गारंटी लेता है तो बैंक बदले में क्या रखवाता है, असेट्स रखवाता है, सिक्योरिटी रखवाता है, कुछ ना कुछ। यहाँ पे पीएनबी बैंक के जो भी ऑफिशियल थे उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई, डायरेक्टली ही गारंटी दे दी। फिर क्या हुआ, यहाँ पे नीरव मोदी पैसे पे नहीं किए इसने लेटर ऑफ गारंटी के रिलेटेड। अब लाइबिलिटी किसकी आई, बैंक की आई पैसे पे करने के लिए, लेकिन लाइबिलिटी आई, इनके पास तो कोई असेट्स भी नहीं थे और सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, टॉप ऑफिशियल इन्वॉल्व थे। जब भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की बात होती है आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। टॉप ऑफिशियल नीरव मोदी के वो भी कल्यूड कर रहे थे इस पूरे के पूरे स्कैम में। टॉप ऑफिशियल जब इन्वॉल्व थे उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई, तो यहाँ पे बैंक के हाईएस्ट अथॉरिटी को पता नहीं चला ये सब कुछ, क्योंकि ट्रांजेक्शन कभी भी एंटर नहीं हुआ था कंप्यूटर्स में। फिर जब बाद में फ्रॉड पकड़ा गया तब देखा गया कि इन लोगों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू की थी पीएनबी बैंक ने, तो फिर पीएनबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। तो फिर क्या किया, नीरव मोदी कंट्री छोड़ के भाग गया। तो दैट वाज द केस कि यहाँ पे ऑफेंस किस टाइप का हुआ, इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ। और नीरव मोदी जब कंट्री छोड़ के भाग गया तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कोई भी पर्सन लास्ट क्लास कैबिन के पास, हाँ, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, भगौड़ा। तो ये जो चैप्टर आया था दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, वो इसी केस के होने के बाद आया था। नेक्स्ट आता है अपना चैप्टर नंबर 10 दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी का मतलब क्या होता है, हाँ, गुमनाम, बेनाम। ओके, आप लोगों ने काफ़ी टाइम ऐसा सुना होगा कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो अपने सर्वेंट्स के नाम पे भी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे दूसरे लोगों के नाम पे भी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, रीज़न बीइंग, हाँ, टैक्स सेविंग के लिए। अब मान लो यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल है, नेम रुद्र। अब ये रुद्र बहुत अमीर हो गया, अब इसको ना टैक्स बचाना था, तो ये क्या कर रहा है, इसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो इतना रिच नहीं है, इसने अपने बेस्ट फ्रेंड को नाम पे एक बार प्रॉपर्टी खरीद ली। पैसे किसके पास से जा रहे हैं यहाँ पे, रुद्र के पास से, और कोई बेस्ट फ्रेंड नेम, दर्शित। ओके, इसने दर्शित के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। अब क्या वो प्रॉपर्टी ओरिजिनली दर्शित के नाम पे शो हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है किसकी, रुद्र की प्रॉपर्टी है। अब परसों उठ के रुद्र बोलेगा कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो दर्शित प्रॉपर्टी बेचेगा या नहीं बेचेगा, रुद्र के कहने पर बेचेगा। तो यहाँ पे दर्शित ऑब्वियसली अगर नहीं बेची तो कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ओके, लीगली कुछ कर सकता है, लीगली तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे दिख रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ पे पैसे किसी और के पास गए होते हैं, पैसे किसी और के पास से गए हैं लेकिन प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, ये सारी प्रॉपर्टीज ना इकोनॉमी को बहुत हार्म करती है। क्योंकि मान लो अगर दर्शित की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने इनकम पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ना इकोनॉमी से पैसे चले जाएंगे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए हमारा एक्ट आया था दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आता है अपना कंपटीशन एक्ट। ये किस टाइप का एक्ट है,
सारे के सारे हमने कंपटीशन एक्ट के रिलेटेड सीसीआई आया था ना अपना टॉपिक, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी हमने कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी, याद है? कंपटीशन एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। फिर उसको हटाया और अपना कंपटीशन एक्ट आया। कंपटीशन एक्ट बेसिकली क्या करता है? कंपटीशन को प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, और आपको कोई भी कंपटीशन के रिलेटेड दिक्कत है वो ये सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वी एज ए कंज्यूमर, अपना मैक्सिम क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अवेयर होने की, लेकिन अपने साथ कुछ भी गलत हुआ है हमारे अवेयर होने के बावजूद, तो अपने पास एक फोरम होना चाहिए। हम कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कौन सी बॉडी हमारी कंप्लेंट को एड्रेस करेगी, तो वो हम देखेंगे सारे लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर इन चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट आता है अपना चैप्टर नंबर 13, दैट इज लीगल मेटीरियोलॉजी एक्ट। ओके, क्या आप वेट्स को लीटर में मेजर करते हो? वेट को लीटर में मेजर करते हो? किस में मेजर करते हो? केजीज में मेजर करते हो या फिर पाउंड में मेजर करते हो? तो ये केजी और पाउंड कितने होते हैं एग्जैक्टली, उनका स्टैंडर्ड वेट या स्टैंडर्ड मेजर क्या है? तो उसके लिए अब ऐसा अगर होता कि केजी हर कंट्री अपने आप डिसाइड करता, तो इंडिया में हो सकता था कि आप 50 केजी के होते, यूएसए में आपका वही वेट बन के 70 केजी हो जाता। क्योंकि अगर हर कंट्री अपने आप से वेट्स डिसाइड करता तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती। इसीलिए एक हमें एक्ट चाहिए ऐसा जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही वेट को एक ही टाइप के मेजरमेंट से माप करे। जैसे 1 केजी का जितना वेट इंडिया में होगा उतना ही 1 केजी का वेट यूएसए में होगा। 1 लीटर में जितनी कैपेसिटी, जितनी अपनी लिक्विड की कैपेसिटी इंडिया में आ पाएगी उतनी ही यूएसए में आ पाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए जो एक्ट गवर्न करता है दैट इज लीगल मेटीरियोलॉजी एक्ट। लास्ट अपना आता है चैप्टर नंबर 14, दैट इज रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी डेवलपर्स के राइट है, हमारे क्या राइट्स है, कोई भी प्रॉपर्टी बन रही है और हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो हम कौन से फोरम के पास जा सकते हैं, हमारी कौन सी लाइबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर 14 में देखेंगे। तो एक बार अपने को बेसिक क्लियर हुआ कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और किस टाइप का वेटेज है या किस टाइप का बाइफोगेशन है। ओके, आज हम एक इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन।
ओके, ये ना अपना सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स है और बहुत ऐसा, हाँ स्मॉलेस्ट। देखो पहले दिन मैं डराना नहीं चाहती तुम लोगों को कंटेंट बता के, तो हाँ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर। ओके, लार्जेस्ट चैप्टर अपने फॉरेन लॉ में चैप्टर नंबर 2 है, अराउंड चैप्टर नंबर 2 या 3 है, अराउंड 60 to 70 पेजेस। डरो मत, इतना डरने की जरूरत नहीं है, इट वुड बी मैनेजेबल, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। क्या हुआ, पासिंग मार्क्स? ओके, देखो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ना अपने, जैसे 3 सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, सब में ना आपको 40 मार्क्स तो पासिंग चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। अब जब आपको ग्रुप क्लियर करना है तो 150 चाहिए। अब अगर ऐसा हो गया, मान लो अपने 3 सिनारियो देख लेते हैं, 39 मार्क्स आए आपके, और अगर मान लो अगर आपके मान लो 60 आए और 80 आए, टोटल कितने हैं? 150 से ज़्यादा है या नहीं है? 150 से ज़्यादा है, फिर भी आपका ग्रुप क्लियर नहीं हो पाएगा। आप नहीं, ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे, ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है सारा अपना। हाँ देखो, एग्जेम्पशन कब मिलता है? जब अपने हाय, कुड यू प्लीज बी क्वाइट, 1 मिनट। अपने एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब आप 7 के 7 पेपर साथ में दोगे और उसमें फिर 60 से ऊपर किसी में भी मार्क्स आए तो आप उसको एज एन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तीनों पेपर फेल माने जाएंगे, तीनों एग्जैक्टली। हाँ, फिर से देने पड़ेंगे। अगर मान लो हम सेकेंड केस देखते हैं, सब में आपके मान लो 40 आए एंड आपके 50 आ गए, टोटल कितने में? 130। अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई अपनी, दूसरी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो तीनों पेपर अपने नहीं है, इधर भी तीनों नहीं है, मतलब साथ में ही दोनों कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करनी है। एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप 7 के 7 पेपर साथ में नहीं दे रहे, तो अभी कुछ भी एग्जेम्पशन का चक्कर नहीं है अपना, अपने को एग्रीगेट तीनों में 150 लेके आने हैं और इंडिविजुअली 40 से तो ऊपर लाने ही है। क्या? अगर 60 प्लस 1 में आए, बाकी में 40 से कम आए, वैसा तो नहीं, तब एग्जेम्पशन तो माना ही जाएगा ना। एग्जेम्पशन हम 60 प्लस को बोलते हैं, मतलब माय थिंग ऑफ सेइंग इज कि ऐसा हो गया, इनमें 2 एग्जेम्पशन मिले अपने को, तो भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। कोई भी डाउट अभी मार्किंग में? कोई डाउट? क्या पूछना है? अरे भाई पूछ ले। तीनों में से इजी सब्जेक्ट, लाइक टैक्स में कुछ पार्ट अपना, टैक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल पार्ट, तो उसमें अपना डीटी है, आईडीटी है, जीएसटी है, तो टैक्स इज काइंड ऑफ, अगर दोनों अपने बाकी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सीएमएसएल और एसीआईपीएल वुड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इवन टैक्स भी इंटरेस्टिंग है फॉर द टाइम बीइंग, बट उसमें ना थोड़ा डीटी वाले में कैलकुलेशन और पार्ट हो जाता है, वैसा वाला है, तो वो अपने अपने कोर पे डिपेंड करता है। आपको बोरिंग तो सीएमएसएल, एसीआईपीएल और टैक्स तीनों ही नहीं लगेंगे, वो तो आई वुड अश्योर, बट कंटेंट है अपना अच्छा खासा। हाँ कैल्सी मिलेगी, अभी कैल्सी मिलेगी, बिना कैल्सी कुछ नहीं करना अपने को। कोई भी मार्क्स में डाउट है? अभी दोनों चीजें अपने को चाहिए, 40 प्लस चाहिए और 150 चाहिए ही है क्लियर करने के लिए। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग विद बेनामी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं रिद्धि और श्रेया का, ठीक है? हाँ फ्रेंड्स, बेस्टीज।
अब श्रेया ने सीएस क्लियर कर लिया, शी इज डूइंग जॉब इन कॉर्पोरेट एंड खुद का भी प्रैक्टिस ओपन कर लिया, अंधाधुंध पैसा हो गया श्रेया के पास। अब श्रेया को लेनी थी प्रॉपर्टीज, इसके नाम पे 1-2 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है, इसका डॉग है, उसने डॉग के नाम पे भी प्रॉपर्टी लेके रखी है। अब ये सोच रही है और प्रॉपर्टी किसके पास से लूँ, किसके नाम पे लूँ प्रॉपर्टी जिससे मेरे को इनकम टैक्स का इतना लोचा नहीं हो और मेरी प्रॉपर्टी भी रहे और वो थर्ड पर्सन मेरे बिहाफ पे काम भी करे। मतलब प्रॉपर्टी मेरी मतलब पैसे मेरे होने चाहिए लेकिन प्रॉपर्टी की ओनरशिप थर्ड पर्सन के नाम पे लीगली दिख जाए। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, श्रेया के पास क्या ऑप्शन था, दीदी के पास, किसको देगी, किसके नाम पे लेगी प्रॉपर्टी? हाँ, किसके नाम पे? श्रेया के नाम पे। वेट माय बैड, रिद्धि। हाँ ओके माय बैड। हम एग्जांपल में किसको अमीर बना रहे थे? श्रेया को ना। ओके, अभी श्रेया रिद्धि के नाम पे प्रॉपर्टीज ले रही है। अब रिद्धि भी एहसान तले दबी हुई, ओ मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ले रही है। अब यहाँ पे श्रेया ने रिद्धि को मतलब बहुत अच्छी इनकी फ्रेंडशिप है तो यहाँ पे रिद्धि ने और कुछ भी चार्ज नहीं किया। तो ये प्रॉपर्टी में हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, रिद्धि स्पेलिंग पार्डन में, ठीक है, श्रेया। ओके, यहाँ पे पैसे किसके पास से गए? श्रेया के पास से पैसे गए, लेकिन प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल मतलब ओनरशिप कौन से, ऑन पेपर कौन ओनर दिख रहा है? अपना रिद्धि ओनर दिख रही है। तो इस ट्रांजैक्शन से ना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर रिद्धि इज नॉट अ टैक्स पेयर या फिर रिद्धि टैक्स पे भी कर रही है बट इसकी इनकम मान लो उतनी नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी पे तो रिद्धि को टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा और यहाँ पे श्रेया को भी अपना, क्योंकि प्रॉपर्टी रिद्धि के नाम पे तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे ट्रांजैक्शन से जब इकोनॉमी की इतनी बैंड बजी पड़ी हुई थी तो एक एक्ट लॉन्च हुआ, दैट वाज नोन एज बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट में हम यही समझेंगे कि बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कौन कौन से एक्ट हैं जो कि अलाउड है, कौन कौन से एक्ट वोलेट हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे श्रेया ने ना प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के नाम पे ले ली, टू बी हस्बैंड, ओके, फ्यूचर हस्बैंड। अब ये जब प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे ली, क्या उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं, गिफ्ट नहीं, मतलब उसके नाम पे ली, हाँ इसने पैसे दिए, तो बेनामी प्रॉपर्टी इस एग्जांपल में नहीं बोलेंगे। रीजन बीइंग, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर अपने को पैसे का सोर्स पता हो ना कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है। अपने को सोर्स ही नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो अपने को दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये गिफ्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। अगर मान लो हमने अपने मदर या फादर के नाम पे प्रॉपर्टी ली तो भी क्या वो बेनामी प्रॉपर्टी में आती है? नहीं आती। रीजन बीइंग हमें ना अपना इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, यहाँ पे ये बताया नहीं गया था कि पैसे श्रेया के पास से गए और प्रॉपर्टी रिद्धि के नाम पे हुई। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन, अब गवर्नमेंट को अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है तो सबसे पहले क्या करती है? चैप्टर 4 के नोट्स कहाँ पे? आजा आजा थोड़ी देर और, हाँ थोड़ी और ऑक्सीजन मिल जाएगी इन लोगों को। तो अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी है जहाँ पे पैसों का हमें सोर्स ही नहीं पता लेकिन हमें ओनरशिप पता है, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, अगर ऐसा पता चल जाता है कि पैसों का सोर्स ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी क्या करती है? हाँ बेनामी तो है ही, गवर्नमेंट क्या करती है? सीज कर लेती है और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। गवर्नमेंट देखती भी नहीं है कि कौन बेनिफिशियल ओनर है, क्या है। जहाँ बेनामी प्रॉपर्टी दिखी वहाँ प्रॉपर्टी जब्त हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या देखनी है? बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी है। आज जितना पार्ट कंप्लीट हुआ उतना हम करेंगे, ज़्यादा डिटेल में अपने नहीं जाएंगे। पेज नंबर 2 पे थर्ड डेफिनेशन, बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 9, बेनामी ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? पहला,
It means any transaction or arrangement where the property is transferred to or held by a person and consideration for the property has been provided by another person. तो बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जहां पे प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है और उसके लिए कंसीडरेशन दूसरे पर्सन ने प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसीडरेशन। अगर श्रेया ने ये प्रॉपर्टी रिद्धि के नाम पे की है तो क्या एक्चुअली में श्रेया ने रिद्धि को गिफ्ट दे दी है प्रॉपर्टी? नहीं। तो रिद्धि ने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है किसके बेनिफिट के लिए? श्रेया के बेनिफिट के लिए। अपने बेनिफिट उसमें कुछ भी नहीं है रिद्धि का। अब जब श्रेया के बेनिफिट के लिए होल्ड की है तो वो बेनिफिट कैसा हो सकता है? श्रेया बोले आज तेरे को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो रिद्धि सेल करेगी। श्रेया 2 साल के बाद बोले कि तेरे को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो रिद्धि प्रॉपर्टी सेल करेगी। तो बेनिफिट कैसा हो सकता है? इमीडिएट या फिर फ्यूचर बेनिफिट के लिए यहाँ पे रिद्धि ने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है। बेनिफिट ना डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एग्जांपल मान लो, यहाँ पे श्रेया ने रिद्धि को बोला कि रिद्धि तू प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेरे को ट्रांसफर कर देना 5 साल के बाद। तो बेनिफिट किस टाइप से हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पे श्रेया ने रिद्धि को बोला कि तू प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर मत कर, बट मेरा जो कजन है ना उसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दे। तो घूम फिर के किसके पास आ जाएगी? एंड में श्रेया के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो बेनिफिट दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे किसका हो रहा है? जिसके पास से पैसे गए हैं। तो बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट उसमें क्या हो रहा है? 2 चीजें। प्रॉपर्टी कौन हेल्ड कर रहा है? प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय वन पर्सन एंड द कंसीडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है वो किसके लिए हेल्ड कर रहा है? फॉर बेनिफिट। बेनिफिट कैसा हो सकता है? डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। और बेनिफिट किस टाइम के लिए? इमीडिएट या फिर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन जिसने कंसीडरेशन प्रोवाइड किया है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन कौन कौन से नहीं हो सकते। अपन ने अभी समझा बेनामी ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। पहला, अकर्ता और अ मेंबर ऑफ HUF। HUF क्या होता है पता है सबको? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पे फैमिली मेंबर्स ही एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो a कर्ता or a member of HUF as a case may be, and the property is held for his benefit or the benefit of other member in the family. Consideration for the property has been provided or paid from the known source. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लो एक कर्ता है, उसने सारे के सारे लोगों से पैसे लेके प्रॉपर्टी खुद के नाम पे ही होल्ड की है, या फिर कर्ता है और 4 लोग हैं A B C D, तो C के नाम पे प्रॉपर्टी हेल्ड है। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे क्योंकि कर्ता के पास से पैसे जा रहे हैं, लेकिन पैसों का सोर्स हमने बताया हुआ है कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं। तो पहला अपना एक्सेप्शन क्या है कि कर्ता या फिर मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी हेल्ड है, लेकिन अगर पैसे हमारे नॉन सोर्सेस से गए हैं तो उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉन सोर्स से तो गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी किसके पास से पैसे गए हैं, तो उसी पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आता है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। फिड्यूशरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? फिड्यूशरी वर्ड का मतलब रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। आपका किसी के साथ ट्रस्ट का रिलेशन है। ये ट्रस्ट वो वाला ट्रस्ट नहीं है कि आप फैमिली ट्रस्ट चला रही हो या चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कौन सा है? लॉयल्टी वाला रिलेशन। आपका किसी के साथ लॉयल्टी वाला रिलेशन है और आप उसके नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, तो उसमें हम पढ़ते हैं a person standing in fiduciary capacity for the benefit of another person and include a trustee, executor, partner, director of a company, depository, participant, etc. ये खाली एग्जाम्पल्स दिए हुए। अगर एक पार्टनर है, पार्टनर मतलब मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी हेल्ड की है और पैसे पार्टनरशिप फर्म ने प्रोवाइड किए हैं, तो वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए कैसा है? फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो ऐसा चलेगा। उस ट्रांजेक्शन को हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। अगर कोई डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी हमारे बिहाफ पे क्या होल्ड करती है? डिपॉजिटरी क्या होल्ड करती है? डीमैट में शेयर होल्ड करती है हमारे बिहाफ पे। तो यहाँ पे जो वर्ड आया था बेनामी प्रॉपर्टी वाला, व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शन? ये प्रॉपर्टी, कहीं भी प्रॉपर्टी आया कि मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी?
प्रॉपर्टी कोई भी टाइप की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भी चलेगा और सामने वाला पर्सन आपके बिहाफ पे मूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो डिपॉजिटरी हमारे बिहाफ पे क्या होल्ड करती है? शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स होल्ड करती है। लेकिन है तो हमारे ही ना, पैसे तो हमारे ही गए, तो वो डिपॉजिटरी ट्रस्ट के बेसिस पे होल्ड करती है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो उसको भी हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे कि पैसे हमारे पास से गए, प्रॉपर्टी कोई और होल्ड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है एनी पर्सन बीइंग द इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ ए स्पाउस और in the name of the child of such individual and consideration for the property has been provided from the known source। आप अगर प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम पे या अपने चिल्ड्रन के नाम पे होल्ड कर रहे हो, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, आप पैसे दे रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। बट कंडीशन क्या है कि जो पैसे जहां से जा रहे हैं वो नोन सोर्स से जाने चाहिए। थर्ड है एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज ब्रदर, सिस्टर, lineal ascendant or descendant when the name of the brother, sister, lineal ascendant or descendant and individual appear as a joint owner in the document and consideration has been provided out of known source। तो आप ना अपने ब्रदर या सिस्टर के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकते हो। एसेंडेंट और डिसेंडेंट क्या होता है? एसेंडेंट मतलब अपनी पहले वाली जनरेशन, अपने मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके ऊपर वाली जनरेशन। और डिसेंडेंट क्या होते हैं? हमारे चाइल्ड, हमारे ग्रैंड चाइल्ड, ये वाली जनरेशन। अगर आप ब्रदर, सिस्टर या फिर अपने एसेंडेंट या डिसेंडेंट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो तो दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। पहला, प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में होनी चाहिए, आपका नाम भी प्रॉपर्टी में होना चाहिए। दूसरा, कंसिडरेशन हमारा नोन सोर्स से जाना चाहिए। तो ये जो हमने 4 पॉइंट देखे उसमें एक चीज कॉमन थी कि जहां से पैसा जा रहा है वो हमें पता है ना, तो हम उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ओके, वी वुड एंड विद दिस। बट अभी तक हमने जो बेनामी ट्रांजैक्शन देखा उसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय बेनामी ट्रांजैक्शन? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट वेयर द कंसिडरेशन इज पेड बाय वन पर्सन एंड प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। प्रॉपर्टी किस टाइप की हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल। उसके साथ साथ एक और कंडीशन कौन सी? द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है। ये अपना है बेनामी ट्रांजैक्शन। इसके हमने देखे 4 एक्सेप्शन कि 4 केसेस जहां पे प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है और कंसीडरेशन किसी और ने प्रोवाइड किया है, फिर भी उनको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। 4 केसेस के नाम बताना। पहला तो कर्ता के केस में, दूसरा फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब आपके साथ दूसरे का रिलेशन, ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन ट्रस्ट का रिलेशन है। नेक्स्ट, स्पाउस या फिर चाइल्ड के केस में। फोर्थ क्या था? ब्रदर, सिस्टर, लीनियल एसेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। ऊपर वाली 3 केसेस में क्या था? नोन सोर्स से पैसा आना चाहिए। चौथा केस जो ब्रदर, लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट वाला केस है, 2 चीजें, नोन सोर्स से पैसा आना चाहिए और दूसरा जॉइंट ओनर आप होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के। हाँ, आंसर्स कैसे लिखते हैं वो हम 1-2 दिन के बाद आएंगे, जब हमारा चैप्टर थोड़ा फ्लो में आ जाएगा ना, उसके बाद हम देखेंगे। पास्ट पेपर्स भी एक बार देख लेंगे कि क्या पैटर्न्स आते हैं और हम आंसर कैसे राइट डाउन करते हैं। एक दो दिन तो हम वी कीप इट स्लो थोड़ा, फिर जब तक पेस आएगा देन फुल